सो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टीरो आइसोमेरिज्म पार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ख़त्म किया। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया है वो आपको सॉल्व करने आते होंगे, बिकॉज बहुत ही अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स मैंने समझाया है कैसे डिटरमाइन करते हैं स्टीरो आइसोमर्स। तो आज हम आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली बहुत टाइप्स का होता है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में 11th-12th लेवल और कम्पिटिटिव लेवल जेई और नीट लेवल की बात अगर हम करेंगे तो हमें 4 टाइप्स डिस्कस करने हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। यहाँ पे इसको हम 4 क्लास करते हैं। और फर्स्ट क्लास इज नोन एज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और आयनाइजेशन आइसोमर्स, ionization isomerism. Number second class is known as linkage isomerism, linkage isomerism. इससे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी आपको नोट लिखना होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म पे या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे। नंबर थर्ड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसी को हम अगर सॉल्वेंट हम वाटर लेंगे तो इसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट। यूजुअली हम हाइड्रेट ही कहते हैं बिकॉज मोस्टली हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एंड वन मोर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसके अलावा और भी टाइप्स है, लेकिन हमें यही 4 डिस्कस करने हैं। तो डिस्कस करते हैं अपना पहला वाला पार्ट, दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो फर्स्ट पार्ट है आयनाइजेशन। बहुत ही ईजी है ये कंसेप्ट, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स। तो व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? ये वो आइसोमर्स होते हैं, दैट टाइप ऑफ आइसोमर्स which differ in the presence which differ due to the in which the ions which differ in the presence of ions within and outside the coordination sphere। तो क्या होता है, मैंने आपको कहा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो आयन्स होते हैं और आउटसाइड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आयन्स होते हैं उनको हम एक्सचेंज करते हैं। मीन्स दीज आइसोमर्स अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन्स within and outside the coordination sphere। Means such type of isomerism arises, it arises as a result of exchange of, it arises as a result of exchange of ions within and outside the coordination sphere, within and outside coordination sphere, within and outside coordination sphere। तो coordination sphere के अंदर और coordination sphere के बाहर जो ions होते हैं उनको हम exchange कर सकते हैं। and this type of isomerism can arise। for example we have CO NH3 whole 5 Cl और बाहर हमारे हैं सल्फेट आयन्स SO4 2-। ये हमारा एक आइसोमर हो गया। यहाँ पे आयनाइजेबल वैलेंसी सल्फेट है, हम इस सल्फेट को अंदर ला सकते हैं और क्लोरीन को बाहर निकाल सकते हैं। मीन्स एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा, एक्सचेंज। दिस इज नॉट आयन, दिस इज अ न्यूट्रल स्पीशी, अमोनिया इज अ न्यूट्रल स्पीशी, तो इसको एक्सचेंज नहीं करेंगे, आयन्स को ही एक्सचेंज किया जाता है। बिकॉज आउटसाइड कोऑर्डिनेशन से फिर आयन्स ही लाई करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सल्फेट आयन को अंदर लाएंगे और क्लोराइड आयन को बाहर लेंगे। वही होता है एक्सचेंज ऑफ आयन्स, एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन एंड विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्लोराइड आयन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सल्फेट आयन है। अगर इसका आइसोमर बनाएंगे तो वो ये बनेगा CO NH3 whole 5 SO4 Cl। तो यहाँ पे क्या है, सल्फेट आयन जो हैं वो आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आयन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इनको हम कहते हैं आयनाइजेबल वैलेंसी भी, इसको हम यहाँ कहेंगे आयनाइजेबल वैलेंसी। यहाँ पे आयनाइजेबल वैलेंसी नहीं है, यहाँ पे आयनाइजेबल वैलेंसी है। तो आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है, जो आपका एनाइन होता है, जो आपका आयन होता है, वो आयनाइजेबल वैलेंसी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी में एक्सचेंज करता है। बस आपको इतना याद रखना है, इन आइसोमर्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, आयन्स नॉट न्यूट्रल लिगेंड, दिस इज आयन, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। एक्सचेंज ऑफ आयन्स विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या था, Cl आयन। यहाँ आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, Cl नेगेटिव आयन। यहाँ सल्फेट आयन आउटसाइड था, यहाँ सल्फेट आयन इनसाइड है।
तो बहुत ही इजी है ये कंसेप्ट. व्हाट आर द आयनाइजेशन आइसोमर्स? These are the isomers which arise as a result of exchange of ligands within and outside coordination sphere. Inside the coordination sphere and outside the coordination sphere exchange of ions होता है. That's known as ionization isomerism. Now, आप इसकी बहुत सारे examples आप बना सकते हो. Let us take one more example. CO. For example, we take H2O. We take NH3 whole 5 NO2. यहाँ पे हम लेंगे क्लोरीन. अब क्लोरीन को अंदर लाओ, NO2 को बाहर लाओ, इसका आइसोमर बनेगा CO NH3 whole 5 Cl NO2. These are ionization isomers. तो कभी कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. वो 4 ऑप्शंस देता है और आपसे पूछेगा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज आयनाइजेशन आइसोमर. तो कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है किस पे एक्सचेंज लिगेंड्स होते हैं. दैट विल बी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स होगा. आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स होगा विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. दिस वाज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. तो उसके बाद हमारा होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म. नंबर सेकंड इज लिंकेज आइसोमेरिज्म. अगर आपको थोड़ा याद होगा, मैंने आपको कहा था जो एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं अगर वो कहीं भी प्रेजेंट है तो अराइज होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म को देखने के लिए आपको सिर्फ एम्बिडेंटेट लिगेंड को देखना है. लिंकेज मतलब लिंक, जहाँ पे मेटल एटम के साथ लिंक होगा लिगेंड थ्रू 2 डिफरेंट वेज. फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था जो हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है, एम्बिडेंटेट लिगेंड. एम्बिडेंटेट लिगेंड में मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी. फॉर एग्जांपल SCN, ये हमारा थ्रू सल्फर मेटल एटम के साथ बॉन्ड कर सकता है. और ये हमारा NCS, ये हमारा थ्रू नाइट्रोजन मेटल एटम के साथ बॉन्ड करता है. वो आइसोमर्स जो अराइज होंगे जिनमें लिगेंड एट वन टाइम एक एटम से बॉन्ड बनाएगा एंड एट अदर टाइम दूसरे एटम से लिंक होगा. तो क्या होता है यहाँ पे इन आइसोमर्स में क्या होता है? कोई भी लिगेंड होगा जो एम्बिडेंटेट लिगेंड होगा वो मेटल एटम के साथ थ्रू वन एटम एट इन वन आइसोमर बॉन्ड बनाएगा एंड थ्रू अदर डोनर एटम इन अदर आइसोमर बॉन्ड बनाएगा. मीन्स एक एटम में सल्फर एटम से फॉर एग्जांपल लिंक होगा मेटल एटम से, दूसरे में नाइट्रोजन एटम से लिंक होगा विद द मेटल एटम. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स. एग्जांपल अगर हम लेंगे CO NH3 whole 5 SCN. दिस इज वन एग्जांपल. यहाँ पे हमने क्या लिया? SCN मतलब कोबाल्ट के साथ सल्फर बॉन्ड बनाता है. इसका आइसोमर क्या बनेगा? लिंकेज आइसोमर CO NH3 whole 5 NCS. यहाँ पे नाइट्रोजन एटम बॉन्ड बनाता है. मीन्स इन दिस isomer this SCN links to the metal atom through sulfur. This SCN links to the metal atom through nitrogen atom. They differ in the linkage. That's why they are called linkage isomers. तो आप लिखो यहाँ पे those isomers, या यहाँ पे मैं लिखूँ such type of isomers, such type of isomerism arises, such type of isomerism arises only in case of एम्बिडेंटेट लिगेंड्स. एम्बिडेंटेट लिगेंड को मैंने डिस्कस किया है क्या होता है. एम्बिडेंटेट लिगेंड वो होता है जिसके 2 डोनर साइट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल SCN, इसके 2 डोनर साइट्स है, या तो ये सल्फर से बॉन्ड बनाएगा या तो ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, बट एट वन टाइम कैन फॉर्म बॉन्ड विथ ओनली वन एटम. यहाँ पे ये सल्फर से बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन से. तो जहाँ कहीं भी एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज होगा. तो मैंने आपको 3 ही एग्जांपल दी थी एम्बिडेंटेट लिगेंड्स की. अगर वो 3 एग्जांपल्स आपको कहीं भी दिखाई देते हैं ऑप्शंस में तो वहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा. ये आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होगा? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this ambidentate ligand binds to the metal atom through one donor atom, through one type of atom, and in the other isomer it binds to the metal atom through other type of donor atom. नोट्स आप टेक्स्ट बुक से भी बना सकते हो. दिस इज एग्जांपल. मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूँ कैसे हम मतलब हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के एग्जांपल हम और भी लिख सकते हैं.
मैंने आपको एक और लाइगेंड कहा था, लिंकेज आइसोमेरिज्म जो शो करता है, जो एम्बिडेंटेट लाइगेंड है, दैट्स NO2। मैंने कहा था ये NO2 थ्रू नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड करेगा, और दिस NO2 कैन बाइंड टू द मेटल थ्रू ऑक्सीजन एटम। जब ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो इसको नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जब N से बॉन्ड करेगा तो इसको नाइट्रो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी हमने नेमिंग नहीं पढ़ी, नेमिंग पढ़ने के बाद आपको खुद आएगा ये नाम देना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल CO NH3 होल 5 NO2, तो इसको नाइट्रो कॉम्प्लेक्स कहेंगे, नाइट्रो कॉम्प्लेक्स। वाई? बिकॉज बॉन्ड इज फॉरवर्ड थ्रू नाइट्रोजन। इसका आइसोमेरिज्म क्या होगा? CO NH3 होल 5 ONO, इसको हम नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स कहेंगे, नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ लिंकेज है। यहाँ पे लिंकेज थ्रू नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन एटम है। अगर थोड़ा और इसको देखना चाहते हो आप, तो कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, दिस इज CO, दिस इज NH3, दिस इज NH3, दिस इज NH3। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 5 and 1 6 है। दिस इज NH3, तो यहाँ पे NO2 है, दिस इज NH3, दिस इज CO 1 2 3 4 5 NH3 होल 5 NO2। इसको हम नाइट्रो कॉम्प्लेक्स कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड किससे बना है? नाइट्रोजन से। इसका आइसोमर अगर बनाएंगे CO NH3 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 NH3, इसका एक और NH3, यहाँ पे ONO, इसको हम नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो इन दोनों को हम लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एम्बिडेंटेट लिंकेज है वो नाइट्रोजन से बाइंड करता है तो मेटल एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो मेटल एटम। तो ये दो टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस आइसोमर्स हमने डिस्कस किए, लिंकेज आइसोमर्स एंड आयनाइजेशन आइसोमर्स। नंबर थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्योंकि हम सॉल्वेंट को वाटर को ही सॉल्वेंट यूजुअली लेते हैं, देयरफॉर इट्स कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और इसको आप कहेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अगर सॉल्वेंट वाटर है देन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नाउ सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लेंगे एग्जांपल CR H2O होल थ्राइस, CR H2O होल थ्राइस Cl3, CR H2O होल थ्राइस Cr3, या ऐसे एग्जाम्पल लेंगे CR H2O होल से Cl3। तो सी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप क्या कर सकते हो? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो, ये ऑक्टाहेड्रल ही रहना चाहिए, तो एक क्लोरीन को अंदर लाओ, CR H2O होल 5 Cl, तो यहाँ पे कितने Cl रह गए? 2, एंड वाटर। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म क्या है राइस हुआ? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, यहाँ पे हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिया। दे डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द डिफरेंस अराइजेस, आइसोमर्स अराइज as a result of difference in the number of water molecules within and outside the coordination sphere, now see, एक और क्लोरीन को अंदर लाओ, एक और वाटर को बाहर लेंगे, H2O होल 4 Cl2, यहाँ पे Cl रह गया, H2O 2 बाहर निकल गए। एक और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर लेंगे, CR H2O होल थ्राइस Cl3, तो बाहर क्या मिल गया हमें? 3 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सब क्या है आपस में? हाइड्रेट आइसोमर्स, बिकॉज यहाँ पे 6 अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो दे डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ विद इन 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ विद इन 6 है, आउटसाइड 0 है, विद इन 5 है, आउटसाइड 1, विद इन 4 है, आउटसाइड 2, विद इन 3 है, आउटसाइड 3। तो हमें कैसे पता चला ये चीज़ें होती हैं? हाउ कैन वी अराइव, हाउ डज
So how we have arrived at the conclusion that these things happen, such type of isomers are formed. ये हम डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी में जब हम इसको ट्रीट करेंगे विद सिल्वर कंपाउंड सच एज सिल्वर नाइट्रेट। तो मैंने आपको कहा था ये आयनाइजेबल वैलेंसी होती है, आयनाइजेबल वैलेंसी बॉन्ड बनाएगी, सिल्वर के साथ ये प्रेसिपिटेट होंगे। अगर सिल्वर के साथ ट्रीट करेंगे तो 3 मोल्स ऑफ AgCl बनेंगे, यहाँ पे ओनली 2 मोल्स ऑफ AgCl, यहाँ पे ओनली 1 मोल ऑफ AgCl, यहाँ पे कोई भी नहीं। इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, वर्नर्स थ्योरी में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। द लास्ट टाइप ऑफ isomerism is coordination isomerism. Fourth is coordination isomerism. Coordination isomerism. तो coordination isomerism क्या होता है, मैं एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा। CrCN6 और एक और एग्जांपल लूंगा CONH3 6 3+3-। अब मुझे आप बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज इसको कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स, पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। और जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज इसको कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जरूरी है आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जरूरी है आपके पास दो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब होता क्या है इसमें, एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड्स होता है। ये अमोनिया लाइगेंड्स यहाँ क्रोमियम के साथ बाइंड करेंगे, ये साइनाइड यहाँ कोबाल्ट के साथ बाइंड करेंगे। मीन्स इसका आइसोमर जो अराइज होगा दैट विल बी क्रोमियम। यहाँ पे साइनाइड आयन लाइगेंड्स थे, अब क्रोमियम आयन्स एक्सचेंज, अब अमोनिया आयन्स एक्सचेंज होंगे NH3 तो ये हमारा अब बन गया पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। और जो हमारा कोबाल्ट है इसके पास अमोनिया लाइगेंड्स थे, अब इसको एक्सचेंज करेगा विद साइनाइड लाइगेंड्स, दिस इज CN6 तो इसका -3 आएगा। सो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम, इसलिए हमने यहाँ +3 लिया, यहाँ पे -3 निकालो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज X, साइनाइड का -1 होता है, -1 × 6 -6 इज इक्वल टू -3, देयरफॉर X इज इक्वल टू +3, यहाँ पे +3 है। यहाँ पे लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज X, अमोनिया का 0 है, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है इसलिए मैं तेज चलता हूँ। ना सी 6 × 0 बिकॉज अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड इज इक्वल टू +3, तो यहाँ पे भी +3 है, इसलिए हमने यहाँ पे +3 लाया, सो दैट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी और यहाँ पे भी +3 रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट शुड नॉट चेंज। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड्स होते हैं बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जो भी आपका कैटायनिक पार्ट होता है और एनायनिक पार्ट होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड्स होते हैं। कैटायनिक पार्ट के लाइगेंड्स एनायनिक पार्ट में चले जाते हैं और एनायनिक पार्ट के लाइगेंड्स कैटायनिक पार्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे हम हमारा आइसोमेरिज्म खत्म होता है। इससे भी क्वेश्चन आए हैं, आप लास्ट ईयर के आइसोमेरिज्म के सारे क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हो, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें क्वेश्चन आता है, दैट्स वर्नर थ्योरी, दैट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपके हर किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चंस CFT से आते हैं। तो आप वैलेंस बैंड और CFT को एक साथ पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है वो क्वेश्चन सॉल्व करना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेयरिंग विद मी।